सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 क्लासेस आप लोग अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर अप किया है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। जी हाँ बच्चों, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, क्योंकि बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है, ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हैं, ये पूरे एक यूनिट का पार्ट है और ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर 16 मार्क्स के आते हैं। तो 80 मार्क्स में से 16 मार्क्स तक का काम आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि अब तक के सारे लेक्चर्स आप देखते हुए आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये है हमारी सिग्नेचर सीरीज बाय काजल मैम, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी को कवर करके आपको पूरी बिजनेस स्टडीज दिल और दिमाग तक आपके लेकर जा रही हूँ। तो आप जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, जहाँ पर आपको मिलेंगे रिमेनिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो बच्चा पार्टी लगाइए अपनी आज की अटेंडेंस। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वाला टॉपिक केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो लगभग 3 और 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो इसी टॉपिक में से होता है, जहां पर एक कंप्लीट केस स्टडी होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा डायमेंशन है। और तो और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक है ये एमसीक्यू पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि टोटल यूनिट 16 मार्क्स की है, तो जो वेरिएशन है हमारे मार्किंग में वो हो सकता है। कोई चैप्टर कभी ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो कोई चैप्टर कभी कम मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो बेटा डायमेंशन को याद रखने के लिए आपको मेमोरी ट्रिक तो देनी पड़ेगी। तो ये है हमारी मेमोरी ट्रिक, लीगल पेस्ट। आप में से बहुत सारे लोग इसे इस मेमोरी ट्रिक से भी जानते होंगे। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि मैं नॉर्मली जो ऐसी वाली एक्रोनिम्स होती हैं या मेमोरी ट्रिक होती हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा रही है, मैं उसको यूज़ नहीं करती। मैं अपनी खुद की मेमोरी ट्रिक और एक्रोनिम्स और निमोनिक्स जो है वो डिज़ाइन करती हूँ, तो इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल एक एक्रोनिम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को याद करने के लिए। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए फिलहाल यहाँ पर लीगल पेस्ट है, जहाँ पर लीगल से आपका पहला डायमेंशन निकल कर आता है बेटा, जिसका नाम है लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट। तो पहले नाम लिख लो, फिर पूरी कहानी समझाती हूँ कि क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर बेटा पी से है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई से है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ई से क्या है बेटा हमारे पास? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। एस से है हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट और टी से है बेटा हमारे पास, टी से क्या है? टी से हमारे पास, ओ माय गॉड, टी से हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो ये 5 डायमेंशंस है, एक बार नाम लिख लीजिए। एल से लीगल इन्वायरमेंट है, पी से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ई से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, एस से सोशल इन्वायरमेंट है और टी से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये टॉपिक है क्या, क्या है ये डायमेंशंस? तो बेटा हमने ना बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ये पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब वो बाहर की चीज़ें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली डायमेंशन उन बाहर की चीज़ों को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। याद करो कि मैंने आपको फीचर्स में पढ़ाया था कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस या जो फोर्सेस है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस तो हमारे कौन से थे? हमारे कस्टमर हैं, हमारे सप्लायर है, मार्केट है, एक तरीके से इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब लोग हो गए हमारे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो डे टू डे हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक जनरल फोर्सेस होता है जो इन जनरल हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली। तो डायमेंशन में हम जब भी पढ़ेंगे तो हम उन जनरल फोर्सेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम अपने मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आप इन डायमेंशंस को
एलिमेंट के नाम से भी देख सकते हो। आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। या फिर ये आपको कंपोनेंट्स के नाम से भी मिल सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताओ, या फिर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन जो है वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमने फीचर में एक और चीज भी पढ़ी थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप सोचो कि एक ही बारी में हर तरीके के एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आप देख लो तो आपको कुछ पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स ही हैं, इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि इन सभी पार्ट्स का हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आता होगा। ठीक है, चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले वाले डायमेंशन से, जिसका नाम क्या है बेटा। देखो ये एक डायग्राम है आपके सामने, सबसे पहले तो ये देख लो, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से कभी आए तो आप बना सकते हो। अब बेटा सबसे पहला एनवायरनमेंट है हम लोगों के सामने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपकी इकोनॉमी से रिलेट करता है, यानी कि यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे, या मैं कहूँ कि आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। जैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, हमारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम। कहीं पर भी अगर मॉनेटरी सिस्टम में चेंजेस आए तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। आप पढ़ रहे होगे ना अपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी, नेशनल इनकम पढ़ रहे होगे, आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हो, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हो। तो बेसिकली आप खुद सोच लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो सारे के सारे टॉपिक आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, कि अगर उनमें से किसी में भी कोई भी चेंजेस आ रहे होंगे तो वो सारे चेंजेस सीधे सीधे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होंगे। जैसे कि बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, बैंक ने होम लोन के रेट्स बढ़ा दिए, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, खुद सोचो। बहुत लॉजिकली इन सब चीज़ों को आपने सोचना है। अगर आप रट्टाबाजी लगाओगे कितने कंपोनेंट्स याद कर लोगे बेटा, नहीं याद कर पाओगे। बहुत लॉजिकली सोचो कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है बेटा वो आपकी इकोनॉमी का पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। अगर ये बैंकिंग सिस्टम हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करता तो क्यों आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसके अंदर पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनी सप्लाई क्यों आप पढ़ रहे हो, क्योंकि वो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है ना। अब मैं कह रही हूँ कि इन्हीं बैंकिंग सिस्टम में से बैंक्स ने क्या किया, होम लोन्स के जो रेट है वो बढ़ा दिए, यानी कि होम लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली वो बढ़ा दिया। अब जब होम लोन्स महंगे हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो लोग सोच रहे होंगे ना घर खरीदने का, जो सपना देख रहे होंगे लोग, अब वो सपने उनके टूट जाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए होम लोन लेना महंगा पड़ेगा। अब जब वो लोग होम लोन लेना कम कर देंगे, नहीं ले पाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ओवरऑल जो हाउसेज हैं या होम्स हैं, यानी कि जो घर बन रहे होंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। तो देखो इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब मैं यही कहूँ कि कार लोन सस्ते हो गए, कार लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे बैंक्स ने कम कर दिया। तो अब जो लोग सपना देख रहे होंगे अपनी खुद की कार को खरीदने का, अब उनका वो सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि उनको सस्ते में कार लोन मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार लोन लेने पहुंच जाएंगे, यानी कि मार्केट में कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अब कार की डिमांड बढ़ जाएगी तो इससे अल्टीमेटली किसको फायदा होगा, ऑटोमोबाइल कंपनीज को। हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ हो रही है उसका हमारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर वो आपका फोर्स ऐसा है, यानी कि वो एलिमेंट ऐसा है जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड करता है, जो आपकी इकोनॉमी से रिलेट करता है, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखो जरा हम और भी ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बताया, इंटरेस्ट रेट। अभी हमने इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन किया। ऐसे हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में चेंजेस आ रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है बेटा कि आपकी जेब में खर्च करने के लिए कितना पैसा है। मतलब कि हमें मान लो सैलरी मिली, सैलरी मिलने के बाद हमारे कुछ खर्चे होते हैं, हम उन खर्चों को करते हैं, हम टैक्स वैक्स पे कर देते हैं। तो इन सभी काम को करने के बाद बेसिकली जो हमारी जेब में पैसा बच रहा है उसको हम अपनी डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस का चेंज होना, वैल्यू ऑफ रुपी का चेंज होना, ये वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर
कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिए। लिखा है, इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, low longer term rates are beneficial because they result in increased spending by the consumer for buying the homes and the cars on the borrowed money। यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को की परफॉर्मेंस को अगर आपने देखना था तो हमने आपको ये कह दिया कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि कंज्यूमर की तरफ से स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी और इन बिजनेसेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोरोड मनी का इस्तेमाल करेंगे घर और कार को खरीदने के लिए। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली the rise in disposable income of the people due to increase in the gross domestic product of a country creates an increasing demand for the product। अब उन्होंने कहा मान लो हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ जाती है। जीडीपी क्या होती है बेटा, कि एक देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स की मार्केट वैल्यू, या मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी भी एक देश की, यानी कि जो भी पैसा हम अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में कमा रहे हैं, यानी कि अपने देश में रहकर कमा रहे हैं, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ा दिया है नेशनल इनकम में कि जीडीपी क्या होती है क्या नहीं होती है, तो वहाँ से ज़रा पढ़ लेना। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि तुम पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता है कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है, तो बेटा उन्होंने कहा कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ जाती है, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा भी पैसा बढ़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो एक घर में 4 लोग काम करते हैं, 4 वर्किंग पर्सन है, अगर पूरे घर की इनकम बढ़ेगी तो उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर भी जो पर पर्सन स्पेंडिंग होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई सबकी जेब में अब ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, पहले 1 लाख आते थे आज 5 लाख आते हैं, तो खुद सोचो कि आपकी जेबों में पैसा ज़्यादा आएगा। और जब जब बेटा हमारी जेब में पैसा ज़्यादा आता है ना, हम खर्च करते हैं, क्योंकि अब हम उन चीज़ों को भी खरीदना पसंद करते हैं जिन चीज़ों को हम पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। So, a rise in disposable income of the people due to increase in the gross domestic product of a country creates the increasing demand for the products। क्या create करता है, increasing demand create करता है products के लिए। High inflation rate generally result in constraint on business enterprise। लेकिन वहीं पर अगर महंगाई हो जाए तो महंगाई कहीं ना कहीं हमारे खर्चों को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो आ गया अच्छे से समझ, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं अच्छे से। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमें यहाँ पर एक बॉक्स में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो आप इनमें से कुछ कंपोनेंट्स को अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, आप इजीली केस स्टडी में उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, यानी कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। हमारे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ जीएनपी या पर कैपिटा इनकम क्या है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट एंड द प्लान्ड आउटले। आउटले मतलब होता है बेटा एक्सपेंडिचर, कि कितना खर्चा हमने प्लान कर रखा है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में करने के लिए। तो बेसिकली अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट याद रखने हैं ना, तो एक बार अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खोल कर उसका इंडेक्स देख लेना बस, और उस इंडेक्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, वहीं से हो जाएगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें वही वाली है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट एनवायरनमेंट का नाम है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स होंगे जो आपकी सोसाइटी से मिल रहे होंगे आपको। हम अपनी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा सोशल ट्रेंड, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो देखो ज़रा एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लिखा है द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेज लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड। यानी कि यहाँ पर हमारे कुछ कस्टम्स भी हैं, हमारे ट्रेडिशन भी है, हमारे रीति रिवाज, हमारे आदर्श, हमारे संस्कार
और तो और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस से, वो सारी चीजें हम लोग सोशल एनवायरनमेंट में देखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये ट्रेडिशन, ये कस्टम, ये सब किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिशन की एक डेफिनेशन दे रखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी जब हम एनसीईआरटी से पढ़ ही रहे हैं तो ऐसी चीज़ें जो हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, उसको एक बार रीड करने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखो उन्होंने कहा ट्रेडिशन क्या है। ट्रेडिशन तो वो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही है, यानी कि बहुत सालों से हम कुछ रीति रिवाजों को, कुछ त्योहारों को मनाते हुए आ रहे हैं, और जब वो त्योहारों का टाइम आता है या जब वो कस्टम मनाने का हमारे पास समय आता है, तो उस टाइम पर उन बिजनेसेस के लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में चांदी हो जाती है। कहते हैं ना कि मार्केट में चांदी हो गई। चांदी हो गई का मतलब क्या है कि उस टाइम पर उन बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिल गई ग्रो करने की। क्यों? दिवाली आई, ईद आई, क्रिसमस आ रही है, गुरु पर्व आ रहा है, तो उस टाइम पर ज़्यादातर मिठाइयों की दुकानों पे लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, कपड़ों की दुकानों पे लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, टेलरिंग आउटलेट्स यहाँ पर कह सकते हो कि उनकी दुकानों पर कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, है ना। लोग आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। दिवाली पर एक कस्टम होता है कि जब भी एक दूसरे के घर जाते हैं दिवाली विश करने के लिए, तो बदले में कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, तो उस टाइम पर इन सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो बेटा क्या है, ये हमारी सोसाइटी तो है रीति रिवाजों को फॉलो करने वाली, तो यहीं से तो उन बिजनेसेस को कह सकते हो कि परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट है। प्लस अगर मैं सोशल ट्रेंड की बात करूं, तो सोशल ट्रेंड क्या है कि भाई जिस चीज को हम यहाँ पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी में जो ट्रेंड आ रहा है, हेल्थ का ट्रेंड आया, मतलब हेल्थ फिटनेस, हेल्थ अवेयरनेस आई, तो सभी लोग पहुंच गए जिम, सभी लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीजें क्या है, ट्रेंड को फॉलो करना, यानी कि भेड़ चाल करना, कि एक अगर उस राह पे चला तो सारे उसके पीछे पीछे चल दिए। अब तुम तो चल दिए, लेकिन बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, साथ ही साथ एक और यहाँ पे टर्म दे रखी थी बेटा, वैल्यूज। अब अगर मैं एसएसटी वाला वैल्यूज आपको पढ़ाऊं जो बचपन में तुम पढ़ा करते थे, तो एसएसटी में तो वैल्यूज को ये बोला जाता है कि वैल्यूज वो कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी हाई एस्टीम, यानी कि जहां पर जिनको आप कह सकते हो कि हम बहुत ज्यादा प्रियोरिटी लेकर हम कहते हैं कि भाई हमारे आदर्श संस्कार है, हमारे ये मूलभूत सिद्धांत हैं जिसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग किस चीज के बारे में बात करते हो, आप एक इंडिविजुअल के फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सोशल जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो ये सारी चीजों को आप वैल्यूज कहते हो। लेकिन जब हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में वैल्यूज की बात करेंगे, तो यहाँ वैल्यूज क्या कहता है, यहाँ वैल्यू देते हैं आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, कि आप अपनी इच्छा से मार्केट में अपने पसंद का सामान खरीद पा रहे हो। प्लस एक बिजनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर समझ रहा है कि भाई अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के टुवर्ड्स मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूज इस तरीके से डिफाइन की जाती है। ठीक, और सोशल ट्रेंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि सोशल ट्रेंड बहुत सारे बिजनेसेस को क्या दे देता है बेटा, अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल हमारे जेनजीज में, कि सबको जाना है जिम, सबको जाना है एरोबिक्स में, जुम्बा पे, और आजकल तो पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक ऐसा ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, सो दीज हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट्स। अब इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, जैसे कि ऑर्गेनिक फूड है, जिम्स हैं, बॉटल्ड वाटर है, फूड सप्लीमेंट है, तो इन सारे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिली कि अब वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट क्लियर। अब इसके भी जरा मैं आपको कंपोनेंट्स दिखा देती हूँ। तो बेटा सोशल एनवायरनमेंट को आप जब पढ़ेंगे तो ये कुछ कंपोनेंट है जिनको आपने ध्यान में रखना है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिलेट करते हैं। जैसे कि हमारा एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या है कि मार्केट में इनोवेशन आ रही है, नई चीजें आ रही हैं, तो उस नई चीज को लेकर हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारी पर्सनल चॉइस होगी ना। हम सोसाइटी है, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। कि मार्केट में एंड्रॉयड फोन आया, अब एंड्रॉयड फोन आया तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारी मर्जी है कि हम उस लाइफस्टाइल को, हम उस इनोवेशन को, या उस ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से आप कह सकते हो कि उसके साथ लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कीवर्ड एटीट्यूड है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा कंसर्न होना, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है वर्कफोर्स से, पूरी वर्कफोर्स में प्रेजेंस ऑफ वुमेन कितना है,
हमारी पूरी वर्कफोर्स में प्रेजेंस ऑफ विमेन कितना है। अब बेसिकली यहाँ पे फिर से वही आ गया ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, तो वही वैल्यूज को डिफाइन करता है। तो देखो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है बर्थ एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, educational system and literacy rate, consumption habit and composition of family, ये सब के सब सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को दिखाते हैं, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है, बेसिकली आप कह सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है बेटा, समझ आ गया सोशल एनवायरनमेंट। चलो बस यही दोनों थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं, बाकी तो सारे हमारे एकदम मजेदार है। और तीसरे वाला तो ऐसा है कि बस क्या ही बताऊं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब सबसे आसान, जब भी केस स्टडी में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है बच्चे यूं 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 पहचान लेते हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमेशा टेक्निक से रिलेट करता है, यानी कि जब भी कुछ नयापन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, नयापन इन द सेंस ऑफ कि कोई भी न्यू मेथड हमने डेवलप किया, कोई नई टेक्निक हम लेकर आए, यानी कि जब भी कोई साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट आएगी, जब भी कोई इनोवेशन आएगा, तब मैं कहूँगी कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। भाई जब बचपन में हम छोटे थे तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, या वो भी कहानियां सुनाते थे हमें, कि जब उन लोगों को मूवी देखने जाना पड़ता था, मतलब जब वो मूवी देखने जाते थे तो उनको टिकट खरीदने के लिए पहले ही जाना पड़ता था और लंबी लंबी लाइन लगती थी, तब जाकर टिकट मिलती थी। अगर रेल से ट्रैवल करना है, रेलवे से ट्रैवल करना है, तो वहां पर भी लंबी लंबी लाइन में रखकर उनको वहां पर टिकट खरीदनी पड़ती थी। एक देखी है मैंने भी बचपन में, हमारे जो दादा वगैरह हुआ करते थे उन्होंने हमें दिखाई है वो टिकट्स, वो कैसे गत्ते से की टिकट हुआ करती थी, बस की टिकट होती थी, वो पेपर वाली टिकट होती थी, ठीक है, जैसे आजकल भी मिल जाती है वो टिकट्स। प्लस अगर जैसे बिजली का बिल भरना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो वहीं पर ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाकर ही आपको, बिजली विभाग में जाकर ही आपको बिल भरना पड़ता था, वहां पर भी लंबी लाइनें लगा करती थी। बैंक में जब एक अकाउंट खुलवाने जाना पड़ता था तो वहां पर भी एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो मतलब बहुत सारे काम पहले ऐसे थे, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो सारे काम आपको खुद करने पड़ते थे जा जाके, और बहुत समय लगता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था सब कुछ। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हमारे पास इतनी सारी सर्विसेज आ गई हैं, हमारे पास मोबाइल ऐप आ चुकी है, हम लोग ऑनलाइन बिल की पेमेंट कर पा रहे हैं, इवन हम मूवी टिकट्स, अपनी एयर टिकट्स, रेलवे टिकट्स सब घर बैठ के बुक कर पा रहे हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है बेटा, ये सब टेक्नोलॉजी ही तो है। आज आपको रात को अगर भूख लग रही है 12 बजे, तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप 12 बजे भी फूड ऑर्डर कर सकते हो, 12 बजे भी आपको खुद से उठ के बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके घर तक डिलीवर किया जा रहा है सब कुछ सामान। आप घर बैठे ही किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर पा रहे हो। तो ये सब चीजें कैसे कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की मदद से ही तो। पहले इन सारे बिजनेसेस के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और ये लिमिटेड कस्टमर तक ही पहुंच पा रहे थे, लेकिन जब से कस्टमर ऑनलाइन कनेक्ट हो गया, तो जरूरी है कि सिर्फ ये अपने लोकल मार्केट में जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को अपना सामान बेच सकते हैं, नहीं, ये वर्ल्ड वाइड अपना सामान बेच पा रहे हैं। वर्ल्ड में कस्टमर कहीं पर भी है, ये वहां तक भी अपनी सर्विस पहुंचा पा रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो बेटा देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेट करता है, इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ये इसका कीवर्ड है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। यानी कि या तो आपके पास कोई नया तरीका आ गया है, नया मेथड आ गया है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, या अपने बिजनेस को ऑपरेट करने की नई टेक्निक आ चुकी है आपके पास। एग्जाम्पल में वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आज हमारे पास कंप्यूटर है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया पेजेस हैं जहां पर जाकर हम प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट लिंक है हर एक चीज़ का, एयरलाइन कंपनी के पास भी इंटरनेट सर्विस है जिसकी मदद से हम एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का टाइम जान सकते हैं, डेस्टिनेशन देख सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी आज हमें यहाँ पे मिल रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बेटा जी आते हैं अपने नेक्स्ट इन्वायरमेंट की तरफ, विच इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब थोड़ा ध्यान से समझना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट को, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हमारा, क्योंकि बच्चा हमारा भोला मासूम होता है ना, और अपने भोलेपन में कई बार वो गलती कर बैठता है। बट जब ऐसे वाले टॉपिक्स पढ़ने होते हैं ना, तो जरा अपने कान
खोल लेने होते हैं अच्छे से, अपना दिमाग पूरा एकदम कंसंट्रेट कर लेना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक ऐसा ट्रिकी है जो तुम्हें फंसा सकता है। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, वो तो हमारे सीबीएसई चालाक है, जानबूझ के ऐसे टॉपिक डालती है कि तुम फंस जाओ, लेकिन तुम्हें ऐसी तैयारी करके जानी है कि वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तुम सभी सवालों के सही जवाब देकर आओगे। ठीक है, तो देखो बेटा, अब आते हैं हम अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सीधी सी बात है, किससे रिलेट करता होगा बताओ? पॉलिटिक्स कौन करती है बेटा? सरकार। तो इसका मतलब ये एनवायरनमेंट ऐसा है जो सरकार से रिलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब हमारी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर काम करती है, ये स्टेट लेवल पर भी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, सेंट्रल लेवल पर भी है, और कुछ लोकल गवर्नमेंट भी होती है हमारी, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह। अब हर लेवल की गवर्नमेंट का जो काम है, उस काम की वजह से भी बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक सरकार का किसी बिजनेस को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, या मैं कहूँ कैसा एटीट्यूड है, ये भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर सरकार ये कह रही है कि आप ये चॉकलेट वाला बिजनेस नहीं कर सकते, हमें नहीं पसंद है ये चॉकलेट का बिजनेस हमारे इंडिया में, तो भाई उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया उस चीज के लिए। तो जब उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया आपके उस बिजनेस के लिए, तो आप अपने उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को चाहकर भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार तुम्हें करने नहीं देगी उस काम को। ठीक है, अब जैसे कि अब चलो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है किसी बिजनेस को लेकर। अगर मैं और कुछ एग्जांपल आपको बताऊं तो हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर हमारा देश पॉलिटिकली इनस्टेबल है तो कोई भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में आकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। जैसे कि आप अब लोग देख सकते हो कि देश और दुनिया में बहुत सारी वॉर कंट्रीज चल रही हैं। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि उन वॉर कंट्रीज में जाकर पैसा इन्वेस्ट कर लो, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। आप कहेंगे मैम वहाँ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, ऐसी इकोनॉमी में हम पैसा लगाएंगे हमारा पैसा तो डूब जाएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे देश का जनरल पीस यानी कि कितनी शांति है हमारे देश में, ये सारी चीजें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, और कहीं ना कहीं इनका हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जरा, सब भयंकर हाल हो रहा है आज मेरा, मैं तो पत्ता घूम रहा है लिटरली। तो देखिए जरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अब क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। देखो वही सारी बातें जो मैंने आपको बोली कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी, हमारे देश में कितनी स्टेबिलिटी है, शांति कितनी है भाई हमारी कंट्री के अंदर, और गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, स्पेसिफिक एटीट्यूड क्या है, दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड्स टुवर्ड्स द बिजनेस, कि जो भी हमारी गवर्नमेंट इलेक्टेड यानी कि जो भी चुनी हुई सरकार होगी, उस सरकार का हमारे बिजनेसेस के लिए कैसा एटीट्यूड है, बेसिकली वो इम्पैक्ट करता है हमारे बहुत सारे बिजनेसेस को। ठीक है, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी builds up the confidence among the business people to invest in the long term projects for the growth of the economy। अगर आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करेगी कि हम कल को ग्रोथ के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक द कॉन्फिडेंस। बट जहाँ हमें लिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि सरकार ही यहाँ पर अनस्टेबल है हमारी, वो ही स्टेबल नहीं है, तो ऐसे में हम पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। Similarly, the attitude of the government officials toward the business may have either positive or negative impact upon the business। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का क्या एटीट्यूड है हमारे बिजनेस के लिए? अब जैसे कि एक पॉलिसी रही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बट बेटा जब तक ये पॉलिसी नहीं आई थी ना, तब तक फॉरेन ट्रेड को लेकर हमारे देश में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। हमें बिल्कुल भी फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाता था, हम लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते थे, बिजनेस का एक्सपेंशन खुद नहीं हो सकता था, सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही एलपीजी की पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने फ्रीडम दी बिजनेसेस को कि अब आप खुलकर बिजनेस कर सकते हो, आप बिजनेस यहाँ भी कर सकते हो, आप बिजनेस दूसरे देश में भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हुआ, बिजनेसेस को लेकर, ट्रेड को लेकर पॉजिटिव हुआ। तो बहुत सारे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड अपनी खुद की कंट्री में नहीं है तो वो बाहर की कंट्री में जाकर उसको बेच सकते हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये दिखा रही हैं कि सरकार क्या चाहती है हमारे बिजनेसेस से, सरकार का क्या एटीट्यूड है। अगर सरकार को नहीं पसंद आ रहा कोई बिजनेस तो वो क्या करेगी, उसके ऊर ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। वो कहेगी कि भाई आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वो हमें मना कर देगी, हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके के अगर सरकार को कोई बिजनेस डिस्करेज करना है तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगी जिसकी वजह से वो जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली सरकार और सरकार के निर्णयों पर डिपेंड करता है कि वो क्या पॉलिसीज ले रहे हैं, किस तरीके की पॉलिटिकल कंडीशन है हमारी कंट्री के अंदर, उससे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा इसके कुछ कंपोनेंट्स पे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ जरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। पहले देखो कितनी सारी ये पिक्चर्स आ रही हैं, इन्हें भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले ये देख लो, ये है बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा है, किस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन है और वो किस तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, आइडियोलॉजीज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रोफाइल और नेचर क्या है पॉलिटिकल लीडरशिप का। तो बेसिकली ना ये सब चीज़ें तो खैर आपको इतनी देखने को नहीं मिलेंगी। जो मेन आपको याद रखना है वो याद रखना ये, द नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज, हमारा रिश्ता कैसा है फॉरेन कंट्रीज के साथ। एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर हमारी सरकार कितना इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, और एक ये प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम। तो मैं कहूंगी कि ये तीन आपने मेन याद रखने हैं, बाकी के जस्ट एक बार पढ़ लेना तो चलेगा क्योंकि उससे रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मेन ये तीन है जो आपने याद रखने हैं। साथ ही साथ वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी एंड जनरल पीस एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। ठीक, चलो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो हो गया। अब बेटा बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। अब लीगल एनवायरनमेंट निकला है बेटा हमारे लॉ से, यानी कि कानून। लीगल एनवायरनमेंट कानून की बात करता है कि कई बार कानून भी हमारे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। अब ये कानून अलग अलग लेवल पर बनाए जा सकते हैं। ये कानून स्टेट लेवल पर भी देखने को मिल सकता है, सेंट्रल लेवल पर भी देखने को मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखने को मिल सकता है, फिर से वही लोकल अथॉरिटीज पर भी देखने को मिल सकता है। तो कोई भी लेवल पर अगर कोई कानून, कोई नियम बना है, कोई जजमेंट लिया गया है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो वो सारी चीजें लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि वो हमारा लीगल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि एक लॉ पास कर दिया गया कि पॉलिथीन बैग्स को बैन कर दिया जाएगा बिजनेसेस के लिए। अब आप यहाँ पर डिलीवरी पर्पस के लिए, यानी कि अगर आप सामान किसी को देते हो, डिलीवर करते हो, यानी कि अपने बिजनेस में आपने गुड्स बेचे, आप उसको पॉलिथीन में ही डाल के देते हो ना अपने कस्टमर्स को, तो ये अलाउड नहीं है, हमने बैन कर दिया है। नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो बेटा एक कानून पास हुआ है और आपको इस कानून को मानना पड़ेगा। तो बेटा लीगल एनवायरनमेंट क्या कहता है, देखो वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सबसे पहले तो देखो ये आपको अंडरलाइन करना है, लेजिस्लेशन यानी कि कोई भी कानून अगर पास किया गया है, एंड द ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी अगर ऑर्डर इशू किया गया है, अब वो ऑर्डर किसी भी लेवल पर हो सकता है, अलग अलग कमीशन हो सकते हैं, हर एक लेवल पर, चाहे सेंट्रल, स्टेट और लोकल, किसी भी जगह पर अगर कोई लेजिस्लेशन पास हुआ यानी कि लॉ पास हुआ, एक्ट बना, कोई ऑर्डर इशू किया गया, या फिर कोई भी कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट का कोई जजमेंट आया, ये कीवर्ड याद रखना है, या कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है, तो वो आपके लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और ये सब काम चाहे किसी भी लेवल पे हुए हो, सेंट्रल, स्टेट या लोकल, वो मायने नहीं रखते। लेकिन इनमें से अगर कुछ भी हुआ है कि कोई एक्ट या कोई लॉ बनाया गया है, कोई कोर्ट का जजमेंट आया है, कोई सरकार ने डिसीजन लिया, यानी कि इनमें से किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है या फिर कोई ऑर्डर इशू कर रही है, तो वो सारे के सारे लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, यानी कि नियम कानून बेसिकली लीगल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, चलो अब आते बेटा इसके आगे थोड़ी सी और बातों की तरफ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी, आप ये मत सोचना कि मैम भूल जाएंगी, नहीं मैम बिल्कुल नहीं भूलेंगी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू द लीगल प्रॉब्लम। और अगर आपने नियम कानूनों को नहीं माना
नहीं पालन किया तो आपके ऊपर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जैसे कि बहुत सारे नियम कानून जो हैं वो पास किए गए हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सारे आपके वो एक्ट्स हैं जिसके तहत एक बिजनेस को काम करना होता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे कि आपने कभी भी टेलीविजन पे अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। लॉ पास किया गया कि आप नहीं दिखा सकते टीवी पे इस तरीके की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट। सिगरेट बेची जरूर जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। उन्होंने तो अपनी तरफ से वार्निंग दे दी, अब तुम्हें देखना ना तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है या नहीं। जितने भी दवाइयाँ अगर आप देखें, मेडिसिन, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस लिखी होती है, डोसेज बता रखी होती है। तो ये क्यों बता रहे हैं? लॉ कह रहा है बताने के लिए। आप जितना भी सामान इस्तेमाल करते हो, आपने देखा होगा हर सामान के पीछे आपको पूरी डिटेल दे रखी होती है, क्या इंग्रेडिएंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, मैन्युफैक्चरर का नाम, एक कंप्लेन के लिए नंबर भी दे रखा होता है। कौन कह रहा है उन्हें ये सब देने के लिए? लॉ कहता है। तो ये सब लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, समझ आ गया आप सब लोगों को? तो बेटा ये हमारे कुछ डायमेंशंस थे जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, और वो डायमेंशंस क्या हैं जरा एक बार देख लेते हैं दोबारा से। क्या हैं वो सारे डायमेंशंस हमारे? वो डायमेंशंस थे हमारे ये 5। ठीक है, जहां पर अगर मैं लीगल एनवायरनमेंट की बात करूं बेटा, तो लीगल एनवायरनमेंट में बेसिकली हमने ये पढ़ा कि कुछ लॉज हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ जजमेंट्स हैं, है ना, कुछ कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और कह सकते हो कि कुछ डिसीजंस लिए गए हैं सरकार के द्वारा जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। गवर्नमेंट हमें काम करने दे रही है, नहीं करने दे रही है। हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने की गवर्नमेंट हमें परमिशन दे रही है, नहीं दे रही है? अगर परमिशन दे रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपने अपनी इकोनॉमी में पढ़े हैं, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट है, स्टॉक मार्केट की कंडीशन है, मनी सप्लाई है। सोशल एनवायरनमेंट में आपकी सोसाइटी बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दे रही है, बिजनेस को मौका दे रही है कि अब आप भी ग्रो कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सारे के सारे इनोवेशंस के बारे में बात हो रही है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे बिजनेसेस को यहाँ पर ग्रो करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो डायमेंशंस हो गए आपके बेटा क्लियर। हमारे जो डायमेंशंस हैं वो तो कंप्लीट हो गए हमारे डायमेंशंस, बट यहाँ पर अब एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो एक लेडी बैठी हुई है, कंप्यूटर पे काम कर रही है। इधर लिखा हुआ है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंक्रीज इन डिमांड, इधर लिखा हुआ है फूड हैबिट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द पैक्ड फूड, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज गैजेट्स, फैशन इंडस्ट्री शिफ्ट्स टुवर्ड्स द फॉर्मल वियर। अब बच्चा इस पिक्चर को देखता है, मैडम को काम करते हुए देखता है, बच्चा कहता है मैडम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की पिक्चर है। बेटा रियलिटी में ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये पिक्चर शो कर रही है द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट विद द प्रेजेंस ऑफ द वुमेन इन द वर्क फोर्स। याद है, हमने ये पॉइंट अभी पढ़ा था कहीं पे, ये किसी का कॉम्पोनेंट है, प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का वर्क फोर्स में आना बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट लेकर आ रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस में बदलाव ला रहा है, फैशन इंडस्ट्री, फूड हैबिट्स में, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, फैशन इंडस्ट्री में, यानी कि इनका वर्क प्लेस पे आना इन सारे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और इनका वर्क प्लेस पे आना कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? सोशल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली बेटा ये सोशल एनवायरनमेंट की पिक्चर है, जिसको कई बार बच्चे ये कंप्यूटर देख के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। तो ये गलत बात है ना आपकी। चलो अब अगली पिक्चर देखो। अगली पिक्चर है कि ई टिकट बुकिंग हो रही है। यहाँ देख के पता चल रहा है कि मैम ये तो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये तो हमें पता है, इतने भी नादान नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही है। ठीक है, तो देखो मैम नहीं भूली ना। अब चलो मैम लेकर चलती हैं आपको आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जिसका नाम है डीमोनेटाइजेशन, जिसको आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और बहुत सारी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो देखो बेटा डीमोनेटाइजेशन क्या है। डीमोनेटाइजेशन को तुमने उस दिन जानना शुरू किया जब 8 अप्रैल की शाम को, 8 अप्रैल 2016, डेट याद रखनी है बच्चों, 8 अप्रैल 2016 को
मोदी जी आप सभी लोगों के सामने आए और उन्होंने आपसे ये कह दिया कि अब से 500 और 1000 के नोट नॉन लीगल टेंडर घोषित किए जाते हैं। क्या घोषित किए जाते हैं बेटा? नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर का मतलब होता है एक ऐसी मनी जिसको सरकार या लॉ अपना सपोर्ट छोड़ देती है, जिसके ऊपर अब सरकार और लॉ का किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, यानी कि जिसको अब हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं माना जाएगा। नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि लॉ की नजरों में अब ये जो पेपर दिख रहा है आपको, अब इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। तो इसे क्या बोला गया बेटा? डीमोनेटाइजेशन, यानी कि इस पेपर को अब हम पैसे मानने से इनकार करते हैं। और अगर आपको अपने पैसों की कीमत बचाए रखनी है तो जाके जमा कराओ हमारे बैंक्स में, हम आपको पैसा बदल कर दे देंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा डिमोनेटाइजेशन? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 with profound implication of the Indian economy that the two largest denomination notes 500 और 1000 के largest denomination मतलब हाई वैल्यू के नोट्स जो थे वो डीमोनेटाइज कर दिए गए विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी द लीगल टेंडर, कि अब से ये लीगल टेंडर नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस, कुछ पर्पसेस को छोड़कर, सच एज पेइंग द यूटिलिटी बिल्स, कि आप अपने यूटिलिटी बिल्स को इससे पे कर सकते हो। और इसकी वजह से कितनी परसेंट मनी आपकी इनवैलिड हो गई थी बेटा? कितनी परसेंट? 86% मनी इनवैलिड हो गई थी सर्कुलेशन में। ठीक है, अब एम क्या था, क्यों लेकर आए थे हम डिमोनेटाइजेशन? तो बेटा एम तो यही था कि हम करप्शन को कम करना चाहते थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पेमेंट हो रही थी वो इन हाई डिनोमिनेशन नोट्स में ही हो रही थी, नकली नोट्स जो थे वो इन्हीं के बनाए जा रहे थे। तो बेसिकली हम चाह रहे थे कि करप्शन कम हो जाए, काउंटर फिटिंग यानी कि वही नकली नोट का इस्तेमाल हो रहा था, और तो और इलीगल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इन नोट्स का इस्तेमाल होता था। लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया था ब्लैक मनी के नाम का, टैक्स पे नहीं कर रहे थे उस पे। तो इन सभी चीजों को हम लोग चाहते थे कि बाहर निकल कर आए, इसलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ। अब डिमोनेटाइजेशन के फीचर क्या है? डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, मतलब हमें लग रहा था कि हमारे पास डिमोनेटाइजेशन से एक ऐसा सिस्टम आ गया है, एक ऐसा हमारे पास तरीका हमें मिल गया है जिससे हम अपने टैक्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि यार वो कौन सी अनअकाउंटेड मनी है, लोगों ने जो अपने गद्दों में पैसा छुपा रखा था, अब वो पैसा बाहर निकल कर आएगा, जो अभी हमारे नजरों के सामने ही नहीं था, टैक्स अथॉरिटी के सामने वो पैसा था ही नहीं, लेकिन अब वो निकल निकल कर बाहर आ रहा था। सो कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम द डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक्स। तो अब यहाँ पे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, और नए नोट्स के साथ, क्योंकि उनको एक्सचेंज करना था। सो दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे द टैक्स एट पेनल्टी रेट। तो जिन लोगों ने अब तक वो पैसा छुपा कर रख रखा था, अब उन्हें वो पैसा दिखाना पड़ा, हमें बताना पड़ा कि जी हमारे पास तो ये पैसा है, टैक्स भी भरा और पेनल्टी भी भरी। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा क्या है भाई फीचर? डिमोनेटाइजेशन ने एक शिफ्ट लेकर आए, हम यहाँ पर टैक्स इवेशन को यहाँ पर कह सकते हो बचा पा रहे। टैक्स इवेशन मतलब होता है बेटा टैक्स की चोरी। अब लोग टैक्स इवेशन नहीं कर पा रहे थे, टैक्स की चोरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर तुम अपने वो पैसा हमें दिखा दोगे तो हम टैक्स लगा देंगे, नहीं दिखाओगे तो आने वाले कुछ टाइम पे वो किसी काम की ही नहीं रहेगी, आप उन 500,000 के नोट को इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तीसरा, डिमोनेटाइजेशन हैज आल्सो लेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब लोग क्या करते हैं ना, टैक्स बचाने के चक्कर में उस पैसे को कैश की फॉर्म में अपने घरों में रखते हैं, छुपा छुपा के रख रहे हैं। अरे भाई पता नहीं कहाँ कहाँ वो उस पैसे को गाड़ कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, गद्दों में दीवार बना लेते हैं, अलग से सुरंगे बना लेते हैं, और इतना पैसा ही इतना लोगों के पास कि छुपाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। अब अगर वही पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आता, तो हमारे देश के हालात सुधर जाते, है ना। आपने पैसा बचा बचा के घर पे छुपा के रख रखा है, अब वही पैसा अगर सर्कुलेशन में आ जाता तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से यही हुआ कि लोगों ने जब पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करना शुरू किया तो बेसिकली वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन गया, जिसको सही से चैनलाइज यानी कि इस्तेमाल किया जा सकता था। प्लस लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पहले कुछ ही कह सकते हो कि ऐसे यूजर्स थे, पहले कुछ ही ऐसे यूजर्स थे जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते थे या डिजिटलाइज्ड प्रोसेस का यूज करते थे, लेकिन जैसे डिमोनेटाइजेशन आया तो अब तो गली गली में
छोटे मोटे बिजनेसेस के अंदर भी एक छोटा सा बच्चा भी अपने पापा का, पापा पेटीएम कर दो ना, हमारा पेटीएम कर दो, हमारे लिए चीजें दिला दो हमें, उसको भी पता है कि भाई ये पेटीएम, भीम ऐप, ये यूपीआई, ये गूगल पे, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही थी। नंबर ऑफ यूजर्स जो थे वो लगातार अब बढ़ने लग गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा इसके फीचर। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो देख लेते हैं। तो बेटा अगर मनी और इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो रही थी, बैंक डिपॉजिट बढ़ गई थी, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ रही थी। प्राइवेट वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हाई डिनोमिनेशन नोट्स के बंद हो जाने की वजह से इनका काम चलना थोड़ा बंद हो गया था। रियल एस्टेट के प्राइस कम हो चुके थे। पब्लिक सेक्टर को क्या ही फर्क पड़ रहा था भाई, सरकार है, सरकार को क्या फर्क पड़ना था। डिजिटलाइजेशन बढ़ गया था, नए यूजर्स आने लग गए थे, रियल एस्टेट की प्राइस कम हो गई, टैक्स कलेक्शन अब हमारा बढ़ चुका था। ठीक है, तो बेटा मुबारक हो, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस चैप्टर को समझने में, और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत हो तो मैम को बता देना, मैम तो आपकी सेवा में हाजिर है ही। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, फिर चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। So till then, take care. Bye bye.